वेलकम। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। मतलब इसमें क्वेश्चन करेंगे जो अपने कल पढ़ा था उस पर। लेक्चर सेकंड में अपने इसके क्वेश्चन करेंगे कुछ। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, इस लेक्चर को देखने से पहले जो पहले वाले लेक्चर है ना, जो अपने लेक्चर सेकंड लेक्चर फर्स्ट, उन दोनों को जरूर देख लेना। वरना यार आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देखोगे तो यार आपको इतना ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा। ये फुल उन पे बेस है, मतलब 3 क्वेश्चन उन पे बेस है। फिर अपने एक छोटा सा सब हेडिंग है गुलाम्स लॉ, गुलाम का नियम, वो अपने जो आज पढ़ेंगे। तो अगर हम वो करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, वो दोनों लेक्चर आप देख लेना, आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उसके लिए डिमांड है, उन दोनों लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट अपने जो ले रखा है उसमें ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देख लो। किसी धातु के गोले को एक कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपको ये मैंने सूत्र लिखा रखा है Q=NE, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखाते हुए तो बताया था, फिर से इसको एक बक्से में बंद करके कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन अपने को क्या पूछ रखा है बंदे ने, कि ये पूछा है कि अब कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। तो n का मान ज्ञात करना है। Q= को अपने को क्वेश्चन में दे दिया, ये अपने को 1 से क्वेश्चन में दे दिया। और अपने को n क्या है, जो चीज़ अपने को ज्ञात करनी है उसके क्वेश्चन मार्क कर लो। और फिर n= यहाँ से n= Q/E, Q/E हो जाएगा। ओके, तो n= 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आप इसे करके देख लो, इसका सॉल्यूशन यही आएगा। मैंने कर रखा है, वो रफ में कर रखा है, फिर ये तो कर नहीं रहा मैं यहाँ पे। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन हम सेकंड लेने जा रहे हैं। सेकंड थोड़ा सा अच्छा लेवल कर लेते हैं। क्वेश्चन अपनी बुक में क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये एग्जाम्पल सेकंड है। इस एग्जाम्पल सेकंड क्या दे रखा है तो सेकंड क्वेश्चन अपना है, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जा सकता है, कितना आवेशित किया जा सकता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 Ng नैनोग्राम की वृद्धि की जा सकती है, वृद्धि की जाती है। तब कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, n का मान ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है आपको। फिर आवेश का मान और प्रकृति ज्ञात करूं, आवेश का मान और प्रकृति ज्ञात करनी है। तो द्रव्यमान में परिवर्तन कितना लिखेंगे, यहाँ डेल्टा m कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻9 ग्राम। ये चीज़ें ग्राम में, इसको क्या करना है, इसको यार उसमें बदल लो। ये एन में दे रखा था, 10.9 की पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अपने को क्या करना है, इसको किलोग्राम में लेके जाना है, तो फिर से यार 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 9.1 है, यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻12 है। -3 का डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 10⁻3 से डिवाइड करेंगे ऊपर आके माइनस हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये किलोग्राम में हो गया। ओके यार, यहाँ पे मैं ध्यान नहीं दिया कैमरे में, ये किलोग्राम हो गया यहाँ पे। गाइस आप आराम से देख लो इसको, ये किलोग्राम हो गया। दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा। किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जा सकता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि की जा सकती है। कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, n का मान डिफाइन करना है, ये यहाँ पे m है। आवेश का मान और प्रकृति ज्ञात करनी है। तो m इनको 9.1 Ng देकर इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, तो इसको 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और फिर इसको 10⁻³ से और मल्टीप्लाई किया किलोग्राम में बदलने के लिए। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम kg। फिर इसमें ये हो जाएगा डेल्टा m हो जाएगा Nme। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास में परिवर्तन कितना होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो फिर डेल्टा m डिवाइड बाई Me, n यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। फिर ये n कितना आ जाएगा यहाँ से 9.1 इंटू 10⁻12 है। ये तो अपने यहाँ से देखो, यहाँ से कर रखा है आपने, इसको यहाँ पे रख दिया डेल्टा m अपने डिफाइन किया था ना शुरू में। फिर डिवाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.10⁻31 kg। ये देखो अपने यहाँ पे लिख रखा है, इसको इसमें डिनोट कर दिया, ले रखी है सीधे सारी, उनको कर रहे हैं बराबर में। फिर इससे कितना आ जाएगा 9.7 से 9.1 गया, ये इसको काट देते हैं चलो। फिर ये ऊपर जाके
तो फिर अपने ये आ जाएगा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, 1⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ओके गाइस, फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, आवेश का मान और प्रकृति ज्ञात करनी है अपने को। आवेश का मान और प्रकृति, तो सिंपल सा तरीका है इसका, वही अपना फॉर्मूला, आवेश का मान Q = NE, और ये Q का मान 10⁻19, यहाँ से डिफाइन कर लिया आपने। ये नहीं, ये तो अपने n का मान डिफाइन किया ना यहाँ पे, तो n का मान यहाँ पे डिनोट कर दिया। फिर एक इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 1.6 × 10⁻−19, और Q 1.6 कूलम। अब ये अपने Q का मान तो आ गया, अब इसकी प्रकृति पूछी है। प्रकृति कैसे, क्योंकि वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, इन वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का अधिक हो रहा है उस पर, और जैसे इलेक्ट्रॉन का ये मतलब ये वस्तु है, इसको हम इस हाथ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दे रहे हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इस पर इलेक्ट्रॉन का अधिक हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अधिक होगा तो यहाँ पे ऋणावेश आ जाएगा। किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वहाँ पे ऋणावेश तो आता है, तो हम इसकी प्रकृति लिख देंगे। यहाँ पे लिखना जरूर है, टीचर को समझ में आ जाए, क्योंकि वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, इसलिए उस पर ऋणावेश आएगा। ये लाइन आपको क्वेश्चन में जरूर लिखनी है, इससे मतलब टीचर को पता चल जाता है अपने ऋणावेश क्यों बताया, इसका रीजन भी अपने बता दिया यहाँ पे। ओके, फिर हम अब बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। काफ़ी अपने मतलब इस चैप्टर का मेन चीज़ यही है, कूलम्ब का नियम। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं कूलम्ब्स लॉ, रेड पेन से, बड़ी हेडिंग है, अच्छी हेडिंग है। अब चैप्टर मतलब चैप्टर का ढंग से मज़ा आएगा अपने को पढ़ने का। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम, और इसको CO कूलम्ब्स नियम, लो, इसको लो से डिनोट कर देंगे। ये हो गया अपना हेडिंग। पहले इस नियम के अनुसार है क्या वो लिख लेते हैं, बाद में आराम से अच्छे से समझाऊंगा आपको कि इस नियम के अनुसार क्या होगा। तो फिर है क्या यहाँ पे, मतलब अपने को क्या करना है कि इस नियम के अनुसार, तो पहले गाइस हम पहले लिख लेते हैं, फिर आपको बिल्कुल डायग्राम से अच्छे से समझाऊंगा कि इस नियम से क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या इसके गुणधर्म है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी हैं। पहले इसको मैं इसकी नॉर्मल सी जो परिभाषा टाइप में कुछ है इसके बारे में वो अपने को लिख देते हैं पहले इसको। तो क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के, तो क्या इस नियम के अनुसार अपने कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण, अट्रैक्शन एंड प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती, क्योंकि गुणनफल होगा उसके समानुपाती, गुणनफल बढ़ेगा तो समानुपाती होगा, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है, तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी किस प्रकार का माध्यम है, कांच है, द्रव्य है, तरल है, लिक्विड है, कुछ भी है, जो भी है, उसके माध्यम पर भी मतलब उस पर भी निर्भर करता है, उस पर भी डिपेंड रहता है। तो फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मतलब ये यहाँ पे दो प्रकार के बिंदु आवेश मतलब छोटे छोटे होने चाहिए, बिंदु समान आवेश होने चाहिए, ये छोटे छोटे आवेश हैं, ये Q1 है, ये Q2 है।
तो फोर्स करेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा कि एफ, ये दूरी कितनी होगी बीच में, आर, यहाँ से मैं एफ कितना लेंगे, समानुपाती Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला ही एक तरीके से अपने को इसको फॉर्मूला डिनोट कर सकते हैं। तो कैसे फॉर्मूला कहाँ से आएगा, चलो आपको ये भी छोटा बता देता हूँ। F समानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1 और F प्रोपोर्शनल F समानुपाती 1 डिवाइड बाई दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अपने डेफिनेशन में लिखा है ना, दूरी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, और फर्स्ट और सेकंड से कितनी आ गई, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ओके गाइस, तो इसके बाद में ये मतलब काफ़ी अपना, और फिर इसको जैसे ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे आपने, तो क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको हम रेड कलर के बॉक्स में इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। ये गाइस फॉर्मूला अपने पूरे चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मतलब ये कह सकते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन देख लो, चाहे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देख लो, ये फार्मूला तो अपने को याद होना ही चाहिए। फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया आपने आपको बता दिया, मैंने बता दिया कि एफ प्रोपोर्शनल होता है उनके आवेशों के समानुपाती होता है, Q1 Q2 होता है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एफ व्युत्क्रमानुपाती 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये समीकरण 1 और 2 से समीकरण नंबर 3 आ गई। और समीकरण 3 में जो ये चिन्ह है, जो अपना ये समानुपाती का जो चिन्ह है उसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिनोट कर लिया। और उसके बाद में पता है गाइस क्या होगा, यहाँ पे गाइस अब अपना के है क्या, यहाँ पे ये नेता तो बता दिया, लेकिन ये स्थिर वैद्युत नियतांक, ये स्थिर वैद्युत नियतांक है, तो ये आपने डिनोट कर दिया। फिर इसका मान भी होता होगा कुछ ना कुछ, ऐसे तो थोड़ी है कि लास्ट में आंसर आ गया और आंसर के साथ में के भी लिखा हुआ है, नहीं अपने आंसर डिनोट कर रहे हैं के साथ में, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मान भी होता है, तो इसका मान निर्वात के लिए कितना मान होगा, के इक्वल्स टू 9 की पावर 10, 9 to 10 की पावर 9, और इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर। और फिर इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ऐसे पद्धति में ऐसे हो जाएगा, के इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एफ साइन ए नोट। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कभी तो हम ये यूज़ करेंगे, और गाइस कभी हम जो ये है अपना पाई की फॉर्म में, एफ साइन नोट की फॉर्म में है। अब आपको यार एक दिक्कत और आ गई कि यार ये क्या आ गया, ये इसको एफ साइन नोट बोलते हैं। इसका यहाँ पता है ये क्या होता है, यहाँ पे जहाँ यह है निर्वात की विद्युतशीलता, आपने जो पढ़ा था ना माध्यम पर भी निर्भर करता है, अब ये माध्यम वाली बात आने लग गई है यहाँ पे। यह है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। और इसका मान पता है कितना होता है, इसका मतलब अब कोई मान पूछ ले अपने को ध्यान में तो होना चाहिए कितना होता है, 1 डिवाइड बाई 36 पाई इंटू 10 की पावर 9, ये इसका इतना मान होता है। और हम इसको ऐसा पद्धति में कितना लिखेंगे, इसको 8.85 इंटू 10 की पावर -12, इसकी यूनिट नोट कर लेते हैं। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना नहीं होगा, एक बार बताने के लिए बताना तो पड़ता है कि चीज़ें होती क्या, इनका मान कितना होता है, ये तो अपने को बतानी पड़ती हैं। लेकिन ये जो सोच रहे हो इतना बड़ा बड़ा मान है, इतना बड़ा कुछ मान नहीं है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं आने वाली। ये एक अनंत या कुछ ऐसे रखेंगे हम, टेंशन मत लो गाइस साहब। और इसके बाद हम करेंगे के माध्यम के लिए। अब माध्यम के लिए के का मान कितना होगा, के का मान, के कितना अपना, के ये वाला, ये जो अपना के लिखा था के विद्युतशीलता, इसका मान माध्यम के लिए कितना होगा। माध्यम के लिए के का मान के इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एफ साइन एन एम। बेटा तो स्टूडेंट साहब पता है एफ साइन एन एम क्यों लिखा है आपने, एफ साइन एन एम इसलिए लिखा है, एम ये एम मीडियम है। अब जितना एफ साइन एन नोट का मान होगा, एफ साइन एन एम का मान होगा, वो हम यहाँ से ये मान रख देंगे, और फिर ये मान इसके लिए माध्यम के लिए अप्रूव हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या है, अब कोई दिमाग में अगर ई एम क्या है, यहाँ पे ई एम नहीं है, ये एफ साइन नोट एम है, एफ साइन नोट एम, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता अपने। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है सर, हाँ, इसके बाद में क्या है, आपेक्षिक रिलेटिव विद्युतशीलता भी अपने को पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव क्या होती है, एफ साइन एन आर इक्वल्स टू क्या होता है, एफ साइन एन एम डिवाइड बाई एफ साइन एन, अपने बुक में किसी और तरीके से दे रखा है, मैं आपको किसी और तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरा वाला तरीका है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। बुक में तो कुछ अलग ही तरीके से बता रखा है, मतलब कोई हार्ड सा तरीका है वो। जनरली ये स्टूडेंट्स को यही समझ में आता है ज़्यादातर, यही बुक में भी ये तरीका दे रखा है, तीसरी बुक में भी ये तरीका दे रखा है। यहाँ से हम ई एम का मान कितना लिख लेंगे, एफ साइन एन नोट एम का मान कितना लिख लेंगे, एफ साइन एन आर एफ साइन एन नोट, ये अपना साइन एन एफ साइन एन एम का मान आ गया है, यहाँ से आ गया एफ साइन एन एम, ये इधर से क्रॉस हो गया ना। यहाँ पे क्या है, ये एफ साइन एन आर कितना होता है, पैरा विद्युतांक। अब इसका मान है जो फोर्स का मान है, माध्यम में चलेंगे हम, इसको माध्यम में लेके चलेंगे, तो क्या लिखेंगे, माध्यम में एफ इक्वल्स टू 1 के का मान लिख लें 4 पाई एफ साइन एन एम। क्यों यहाँ पे मीडियम लिखेंगे, मीडियम डिनोट करते ही क्या होगा, माध्यम में चलेगा ये वस्तु, माध्यम में जाते ही क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये तो पहले था ही अपना। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एफ इक्वल्स टू, ये बुक्स बना लेते हैं यहाँ पे, ये 4 पाई, अब एफ साइन एन एम है, यहाँ से एफ साइन एन एम का मान कितना हो जाएगा, एफ साइन एन आर, एफ साइन एन नोट लिख देते पहले, फिर एफ साइन एन आर डिवाइड बाई Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो गाइस अपने को पता है जो इतना मान होता है इसका एफ साइन एन नोट, ये अपने पहले भी पढ़ा था अपने, जो इसका इतना मान होता है, ये किसके लिए होता है, निर्वात के लिए। बताया था मैंने आपको, निर्वात के लिए इसका मान पीछे अपने बता रखा है इसका मान, तो ये निर्वात के लिए मान होगा, और ये इतना मान निर्वात के लिए होगा, ये वही तो है, ये चीज़ें तो यही है, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको के को हमने 4 बाई एफ साइन एन नोट एफ बोल दिया, ये टोटली इसे यहाँ पे यही तो हो जाएगा ना, कि जो एफ है उसका मान कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एफ साइन एन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये यही तो है, ये निर्वात के लिए है। और इसके एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आ गया, माध्यम में क्या आ गया, एफ साइन एन आर भी आ गया। अब अपने को एफ साइन एन आर से मतलब है कि एफ साइन एन आर का माध्यम क्या होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो एफ माध्यम है, एफ का माध्यम में मान कितना होगा, एफ माध्यम इक्वल्स टू एफ निर्वात, ये निर्वात हो गया, और निर्वात में किसका माध्यम देंगे, एफ साइन एन आर का, लास्ट में आगे, और ये इसका मान होगा, इतना मान होगा, ये निर्वात के लिए, इसको हमने तीर से डिनोट कर दिया कि भाई ये जो मान है ये इतना निर्वात के लिए मान होगा। ओके गाइस, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया विद्युतशीलता क्या है, तो उसके बारे में भी एक लाइन हम डिनोट कर ही देते हैं कि विद्युतशीलता क्या होती है। ये विद्युतशीलता जनरली ये होती है कि किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता इस बात का परिणाम होती है कि मतलब वो विद्युत प्रभाव कितना विरोध कर रही है, मतलब किसी विद्युत प्रभाव हो रहा है, बीच में कोई माध्यम आ गया तो वो उसका कितना विरोध कर रही है, मतलब कितनी तो विद्युत को जाने दे रही है और कितने विद्युत के इलेक्ट्रॉन्स को रोक रही है, माध्यम ये होता है, मतलब विद्युतशीलता ये होती है। तो आप इसको डिनोट कर देते हैं, एक नॉर्मल से 2-3 लाइन लिख देते हैं इसके बारे में, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता इस बात का परिमाण है, इस बात का परिणाम होता है कि वो विद्युत प्रभाव का कितना विरोध
करती है। ये इसके बारे में डिफाइन कर दिया आपने, ठीक है। अब एफ साइन आर का मान है जो अब विभिन्न माध्यमों के लिए विभिन्न विभिन्न का मान होता है, अलग अलग इनका मान होता है। इसका मान हवा के लिए 1.0059 होता है, मतलब कुछ समथिंग ऐसे होता है। निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है। ज़्यादातर अपने को यहाँ पे निर्वात के बारे में पढ़ना है, लेकिन फिर भी इसके कुछ जो मान होते हैं, मतलब एक सारणी सी दे रखी है, मैं आपको बना के बता देता हूँ ताकि अपने दिमाग में रहे कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं सारणी बना रहा हूँ। ओके, तो गाइस मैंने इसकी टेबल बना दी है। मतलब ये जनरली कोई पूछता नहीं है, अपने को कुछ ही मान दिमाग में रखने हैं। एक तो पहला है सूचालक। सूचालक का मान अपने को दिमाग में होना चाहिए, मतलब दिमाग में क्या पता होना चाहिए इसका मान अनंत होता है, तो कोई भी सूचालक वस्तु उसका मान अनंत ही होगा। पहला दिमाग है ही नहीं, वो पूरी सूचालक है, तो मतलब कोई होगा ही नहीं। तो फिर हवा है, हवा में क्या होगा, हवा इसका मान होगा 1.0059, इसका मान हवा में 0.559 होगा। ओके, तो गाइस अपने 2 का मान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मतलब ये क्वेश्चन में ये 2 अपने को दिए हुए नहीं आते हैं, मतलब और तो मतलब कोई भी जो कोई टिपिकल क्वेश्चन आएगा या जो हाई लेवल क्वेश्चन आएगा उनमें इनका मान दिए हुआ आएगा, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टार्स लगा लो और ये आप चाहो तो 2 मान लिख लो या पूरी टेबल बनाओ, टेबल अपनी बुक में दी हुई है। ओके, फिर हम क्या होता है, कूलाम के नियम में कुछ मतलब गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब इस नियम के भी क्या क्या कहाँ पालन होगी कहाँ नहीं पालन होगी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो इसमें बारे में क्या है कि कूलाम बल के गुणधर्म, कूलाम बल के गुणधर्म इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके गाइस, तो हमें ये पढ़ने वाले हैं। इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि अपनी बुक में पहला पॉइंट यही है कि कूलाम के नियम के लिए आवेश स्थिर होना चाहिए, मतलब कोई भी आवेश इधर उधर घूम रहा होगा उसके लिए ये पालन नहीं करेगा। और बिंदुवत मतलब छोटा सा होना चाहिए, ऐसे नहीं इतना बड़े बड़े कुछ गोले हैं उनमें कूलाम का नियम लगा रहे हैं, वहाँ पे कूलाम का नियम नहीं लगने वाला। और इसमें क्या है कि क्योंकि यहाँ पे क्या है, विद्युत बल के अलावा चुंबकीय बल होता है ना, वो भी कार्य करने लग जाता है, तो यहाँ पे ऐसे कूलाम का बल डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे कि कूलाम के नियम के लिए आवेशों का क्या होना चाहिए, आवेश स्थिर होने चाहिए और बिंदुवत होने चाहिए। बिंदुवत मतलब बिंदु के समान छोटे से होने चाहिए। स्थिर मतलब गति नहीं करने होने चाहिए। और क्यों नहीं होने चाहिए गति, मतलब गति करेगा तो उनके बीच में क्या होगा कि एक्स्ट्रा एक मतलब जो अपना वो बल चुंबकीय बल है वो भी कार्य होने लग जाएगा, तो उसका मतलब यहाँ पे कूलाम बल नहीं लगा सकते। बिंदुवत मतलब ये छोटे छोटे आवेश होने चाहिए, इन 2 आवेशों के मध्य ही हम कूलाम्स का लॉ लगा सकते हैं। सेकंड जो नियम है अपना वो ये है कि जो आवेश है वो मतलब ये एक आवेश हो गया Q1 मान लिया, ये आवेश मान लिया है Q2, ये हो गया इनके बीच में ये डिस्टेंस हो गई, ये R है। ये 2 आवेश है, इनके बीच में कूलाम बल एक सीधी रेखा में डिफाइन होगा। ऐसे नहीं कूलाम बल मतलब ऐसे गोल के ऐसे घूम के जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कूलाम का बल जो इनके बीच में लगेगा ना, तो ऐसे एक सीधी रेखा में ही डिफाइन होगा। अब यहाँ पे ये इसकी दूरी R मान लेते हैं, चलो। फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे, फोर्स F21 मतलब 2 पर 1 का बल। F21 मतलब जो बल लगा रहा है वो बाद में आएगा, जिस पर बल लग रहा है वो पहले आएगा, 2 पहले आ रहा है। तो F21 कितना लिखेंगे हम यहाँ पे कि Q1 Q2 R²। फिर इसके द्वारा इस पर बल लग रहा है, किसके द्वारा, 2 के द्वारा 1 पर बल लग रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, F12 लिखेंगे। और F12 का मान कितना हो जाएगा, Q1 वही हो जाएगा Q1 Q2 R²। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखाए हैं, मतलब इनमें लिखने लायक क्या है कि 2 आवेशों के मध्य, मतलब या आप डिनोट भी कर सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, मैं समझा दिया डायग्राम से मैंने। तो आपको इसको लिखना है कि 2 आवेशों के मध्य कूलाम बल एक सीधी रेखा में होगा लगेगा, सीधी रेखा में टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगेगा, ऐसे घूम के नहीं जाने वाला है गाइस, बिल्कुल एक सीधी रेखा में लगेगा। ओके गाइस, ये आप चीज़ नोट कर लीजिए। अब आगे का जो अपने का तीसरा नियम है, यहाँ पे तीसरा नियम क्या मतलब कि जो कूलाम का नियम जहाँ लगेगा उसके लिए तीसरा नियम ये है कि अपना जो तीसरा नियम है, 2 तो अपने पढ़ लिए हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड। तीसरा नियम है कि इनके बीच में जो है 10 की घात -15, पहले मैं लिख देता हूँ फिर बता दूंगा आपको। मीटर की कोटि
कोटि या इससे कम दूरी, मैंने आपको पहले बोल के बता दिया, लेकिन इसको एक अलग से नियम बना के आपको दोबारा से डिनोट कर देता हूँ। क्या होगा, मुझे पता है कुछ के समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है काफ़ी लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए दिक्कत होती है ये चीज़ों के लिए, तो मैं इसको अलग से एक नियम के तौर पे बना के आपको बता देता हूँ। दो आवेशों के मध्य बल के लिए कूलाम नियम लागू नहीं होता। कूलाम नियम होता है क्योंकि तब नाभिकीय बल कार्यरत होता है। इसका मतलब है कि दो जो अपने बिंदु आवेश ले रखे हैं उनके बीच की दूरी मतलब 10⁻⁻15 मीटर की कोटि या इससे कम दूरी के लिए, यानी ये होगी या इससे कम दूरी होगी, तो उसके लिए नाभिक आ जाएगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींचने लगेगा। मतलब ये है नाभिक और ये इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी दूरी इतनी पास हो गई तो ये इसको इस पर नाभिकीय बल लगने लग जाएगा। इस पर कूलाम बल डिफाइन नहीं कर सकते हम, ये अपना नाभिक है और ये अपना छोटा सा कोई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है राउंड ऑफ राउंड, तो ये इसके पास इतना क्लोज आ गया कि इस पर कूलाम बल की जगह कौन सा बल लगने लग गया, नाभिकीय बल लगने लग गया, तो हम इस पर कूलाम बल डिफाइन नहीं कर सकते। और कूलाम बल के लिए जो चौथा नियम हम लिखने जा रहे हैं वो क्या होगा, चौथा नियम है दो आवेशों के मध्य मतलब कूलाम बल द्विअंतरिक्रिय होगा। मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी कारण कूलाम बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत भी लागू कर सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत मैं आपको एक अलग से हेडिंग लगा के पढ़ाऊंगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। जो अपना चौथा नियम है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तीसरे आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो यहाँ पे मतलब ये कोई Q2 आवेश है, आपको समझा देता हूँ डायरेक्टली, मैं ये पहले समझा देता हूँ। Q2 Q1 ये है और बीच में Q3 आ गया कहाँ से। अब जो Q2 पर Q1 द्वारा जो बल लगेगा उसके बीच में Q3 आ गया, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बल लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस पर परिणामी बल Q3 का भी लगेगा, तो दो हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो Q21 है ये तो लगेगा ही लगेगा, इस पर इसके द्वारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, यानी ये पहले भी के Q1 Q2 R² था, ये अब भी इतना ही रहेगा, इसके द्वारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके जो परिणामी बल होगा उस पर फर्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद में क्या होगा, ये बल भी लगेगा, इसको इस तरफ धकेलेगा, भाई तू मेरे से दूर जा, ये बल इसको इस तरफ से धकेलेगा, ये प्लस पॉजिटिव है सब, तो इसको दूर धकेलेंगे तो ये इसके परिणाम में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके जो इस बल द्वारा इस पर कोई कमी नहीं होगी और इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, ये तो जितना ज्यों का है त्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता लिख दिया अपने नोट इसे। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ ध्यान क्या रखनी है कि परिणामी बल में फ़र्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि उसमें से Q3 आ गया तो Q3 भी इसको इधर उधर देखेगा, तो इसमें परिणामी बल में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन Q1 द्वारा जो इस पर लग रहा है, जो बल लग रहा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो ये नहीं होगा तो भी वो उतना ही लगेगा और ये होगा तो भी उतने फर्क लगेगा। और चौथा जो पाँचों और लास्ट पॉइंट है जो अपना, ये इसको पेन से नोट कर देता है कि कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग का नियम की पालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम की पालना कैसे करेगा कि F = KQ1 Q2 / R²। ये व्युत्क्रम हो गया ना, यहाँ पे आपने शुरू में पढ़ा था R², ये हो गया ना यहाँ पे F/R², इसके व्युत्क्रम हो गया, ये लाइन होता था। और ये एक संरक्षी बल भी है। चलो दोनों बातें मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ कि कूलाम का नियम, कूलॉम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना
करता है तथा यह संरक्षी बल भी है। और एक मैंने क्या बताया था, अध्यारोपण। तो अब छोटी सी हेडिंग है, आज की अपनी लास्ट हेडिंग है अध्यारोपण की। जो वेक्टर फॉर्म है इसका वो तो हम कल पढ़ेंगे, अगले मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन जो अपना इसके अध्यारोपण का एक छोटा सा सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं है नॉर्मल सा सिद्धांत है, वो बता देता हूँ कि अध्यारोपण क्या होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत छोटी सी आप स्टार लगा के इससे लिख सकते हैं कि ये भी इनके गुणों में आता है, गुणधर्म में आता है। अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा, मतलब यहाँ पे ये चार्ज है, ये Q1 है, ये यहाँ पे Q4 है, ये Q3 है, ये यहाँ पे Q2 है, Q1 तो ये हो गया। अब इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा, मतलब इसके द्वारा कैसे लगेगा, ये लो ये इधर लग गया, ये बल ये इस पर क्या करेगा, तू इधर चल, ये बल इस पर क्या करेगा, सीधी रेखा में होना चाहिए ना, तो ये बस इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेल रहा है, ये इसको इधर धकेल रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, F4 4 का 1 पर दोबारा बल, F3 का 1 पर, F2 का 1 पर। अब जो Q1 पे है, यहाँ पे Q1 है, Q1 पर नेट कितना होगा, Q1 नेट कितना होगा, F12। कुछ नहीं करना है, वेक्टर फॉर्म में इन सबको जोड़ देना है, वेक्टर फॉर्म में जोड़ना है, लेकिन सदिश रूप में इनका योग इसका परिणामी कहलाएगा। क्या कहलाएगा कि सदिश रूप में इनका योग परिणामी कहलाएगा। F1 पर मतलब Q1 पर F1 नेट हो जाएगा। ये इनका वेक्टर फॉर्म लेना है, वेक्टर फॉर्म लेके इनको जोड़ देना है, तो Q1 पे कितना आ जाएगा, परिणामी नेट फोर्स आ जाएगा। ये अपने को, ये चीज़ अपने को दिमाग में रखनी है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है और ये कूलाम का नियम है, ये इसकी पालना करता है। इट ऑल्सो फॉलो दिस नियम, ये अध्यारोपण के सिद्धांत की नियम की भी पालना करता है। तो अपनी 27-35 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो गाइस ठीक है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट में आपको इसमें कूलाम्स लॉ और ग्रेविटेशन फोर्स में डिफरेंस बताऊंगा सबसे पहले, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में